हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में एक पूरे सेट को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सेट अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ है, जिसमें 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। इसके अलावा और सारे प्रश्न होंगे। तो 20 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। इसके अलावा जितने भी प्रश्न होते हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न जो है वो दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, जैसा कि इसमें ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ये है p, दूसरा ऑप्शन जो इसमें दिया है वो दिया है आपका p+1, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका दिया है 2p और चौथा ऑप्शन जो दिया है वो दिया है 2p+1। अब इन चारों ऑप्शन में से आपको चुन करके वो ऑप्शन बताना है जिसमें धनात्मक पूर्णांक p का आपको मतलब p के जगह पे एक ऐसा पूर्णांक रखना है जिससे जो हमें संख्या प्राप्त हो वो एक विषम संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम लोग p की जगह पे 1 रखते हैं तो 1 तो हो गया आपका विषम मान लेते हैं। अगर 2 रखेंगे तो p आपका 2 अगर रख लेंगे तो 2 एक सम संख्या होगी। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर इसमें हम रखें 1 रखेंगे तो उस स्थिति में ये संख्या क्या हो जाएगी, 1 + 1 2, जो कि एक सम संख्या होगी। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें अगर 1 रखते हैं तो 2 × 2, ये भी एक सम संख्या होगी, ये भी आपका गलत हो गया। इसमें अगर 1 रखते हैं तो 2 × 2 1 3, तो 3 आपका क्या है, विषम संख्या। अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना 4 1 5, तो 5 भी आपका क्या है, विषम। यानी हमारा ऑप्शन 2p+1 जो होगा आपका सही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, यहाँ पर आपको क्या करना, p का ऐसा मान रखना जिसके कारण ये चारों विकल्प में से कोई एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें p के मान रखने पर वो संख्या हमेशा जो होगी वो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। तो वो केवल 2p+1 ही होगा, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का HCF यानी महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 है, दो संख्याओं का HCF कितना है, 1 है, तो वो संख्याएं क्या कहलाती है, तो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जो किसी एक संख्या से दोनों क्या हो, विभाज्य ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो अगर किसी संख्या का HCF 1 है तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है जो कि दिया है x - y = 2 और x + y = 2। तो यहाँ पर कह रहा है कि x और y का मान बताओ, हल बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक समीकरण बनाएं तो ये हो जाएगा x - y = 2 और एक दूसरा समीकरण होगा x + y = 2। इसको बनाओ समीकरण 1, इसको बनाओ समीकरण 2। अगर हम लोग क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैसे, आप देखो समीकरण 1 + 2, तो 1 + 2, तो LHS को क्या करते हैं, LHS में, और RHS को RHS में। तो यहाँ से हो जाएगा x - y + x + y = 2 + 2। तो यहाँ से देखो y से y कैंसिल, x क्या हो जाएगा, 2x = 2 2 4। तो यहाँ से हो जाएगा x = 4/2, भाग करो तो यहाँ से 2, तो यहाँ से x का मान जो आया वो कितना आ गया, 2। तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि x का मान 2, तो y का मान अगर निकालना है तो आप क्या करो, समीकरण 1 में मान रख लो, समीकरण 1 से। तो x की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा आपका 2 और माइनस y = हो जाएगा 2 को उधर भेज दो, तो -y = 2 माइनस उधर चला जाएगा 2, तो यहाँ से y = हो जाएगा 0। तो y का मान क्या हो गया, 0 और x का मान क्या हो गया, 2। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका हल क्या होगा, y का मान 0 और x का मान 2। फिर चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 = 0 का विविक्तिकर बताना है। तो विविक्तिकर का सूत्र सब लोग जानते हो, d होता है b² - 4ac। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 6x + 4 = 0 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। इससे तुलना कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका a का मान, देखो a की जगह पे यहाँ पर क्या है 3, तो a बराबर हो जाएगा 3। b का देखेंगे तो b बराबर है आपका -6 और c बराबर देखेंगे तो c की जगह पे क्या है 4। ये मान इस फार्मूले में रखेंगे तो विविक्तिकर का यहाँ से मान मिल जाएगा। b का मान है आपका -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 4, a की जगह पे है 3 और c की जगह पे है 4। तो यहाँ से हो जाएगा d = 6 × 36
और माइनस 4 3 12 और 12 चौक 48। यहाँ से डी का मान घटा लेंगे तो आ जाएगा -12। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी बी उत्तर क्या हो जाएगा -12। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे के प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। यानी परिमाप दिया गया है कितना, 80 मीटर, और क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 400 मीटर। ठीक, तो इस स्थिति में हम लोग को यह आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल और परिमाप दिया गया है, इस मान से आप कोई पार्क बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ चीज मानेंगे। यहाँ पर हम ये मानते हैं कि हमारा जो पार्क है वो क्या है, आयत के आकार का है। तो आयत की लंबाई भी होगी और आयत का क्या होगा, चौड़ाई भी होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना जो लंबाई है पार्क की वो कितनी है, यल है, और जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं कितना है, बी। और आयत का परिमाप आप जानते हो, आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है, इसको हल करना पड़ेगा। आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × L + B। ठीक, और इसका मान दिया गया है कितना, इसका मान दिया गया है आपका 80। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अंदर 2 का गुणा करो तो 2L + 2B = हो जाएगा आपका 18। इसको बनाओ समीकरण 1। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आयत का परिमाप कितना, 80 दिया गया, तो आयत का परिमाप का सूत्र था 2L + B = 80। तो यहाँ से 2L + 2B = 18। ठीक, इसके बाद इसका क्षेत्रफल दिया गया, और आयत का जो आपका क्षेत्रफल होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है L × B, L लंबाई × चौड़ाई, और इसका मान दिया गया वो कितना है, वो आपका 400 है। तो यहाँ से अगर हम लोग L का मान निकाले, B को इधर भेज दो तो L बराबर हो जाएगा, B इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 400/B। इसको बनाओ समीकरण 2। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख लेते हैं, यानी यल की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यल वाला मान ला करके रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, इसको आपको हल करना पड़ेगा। ठीक, वैसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको हल करेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ से मान रख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × L की जगह पे हो जाएगा आपका 400/B, और +2B = हो जाएगा 18। यहाँ से गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 800/B + 2B = 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 800 + 2B² B = 80। B का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 800 + 2B² और = हो जाएगा 80B। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा, वो हो जाएगा आपका 800 + 2B² - 80B = 0। ठीक, यहाँ से थोड़ा इसका क्रम अरेंज करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 2B² - 80B और प्लस 800 = 0। ठीक, यहाँ से 2 को कॉमन करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका B² + B² - 40B + 400 = 0। 2 को उधर भेज दो तो यहाँ से हो जाएगा B² - 40B + 400 = 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये आपका देखो तो एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया तो इसका क्या करो, गुणनखंड कर लो। यहाँ से क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में आप देखो यहाँ पर 40 को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर हो जाए 400 और जोड़ने पर आए 40। ठीक, जोड़ने पर आए 40 और गुणा करने पर हो जाए 400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 20, 20 × 20 400 होगा, और 20 + 20 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा B² - 20 + 20B और प्लस 400 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा B² - B का गुणा हो जाएगा तो -20B - 20B + 400 = 0। यहाँ से B कॉमन कर लो तो B - 20, यहाँ पर आपका 20 कॉमन हो जाएगा तो B - 20 = 400। तो यहाँ से हो गया B - 20 और एक में हो गया B - 20 बराबर आपका हो गया 0। तो यहाँ से B का जो मान आएगा वो कितना आएगा, एक बार आप क्या करेंगे, इस 20 - B को बराबर 0 करेंगे तो B बराबर हो जाएगा आपका 20, और दूसरी बार भी B का मान कितना आएगा 20, यानी B का जो मान है वो कितना आएगा 20। और B है क्या, B है आपका लंबाई, तो यहाँ चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लंबाई निकाल लेते हैं। लंबाई के लिए समीकरण 1 में मान रख लेते हैं। समीकरण 1 से 1 में मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 × L + 2 × 20 = 80। तो यहाँ से हो गया 2L + 20 दूना 40 बराबर 80। तो यहाँ से हो जाएगा 2L बराबर 75 कर लो, 80 में से 40 घटेगा तो आ जाएगा आपका 40। तो L बराबर हो जाएगा आपका 2 से भाग हो जाएगा, 2 20 दूना 40। तो L का मान भी कितना आ गया 20। L बराबर भी आपका आ गया
20 सेंटीमीटर। ठीक, अब यल का मान भी 20 है और बी का मान भी क्या है 20 है। अब हमें यह बताना है कि क्या इससे पार्क बनना संभव है, यानी अगर हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 ये समीकरण ये एल गुणे बी ये आपका संतुष्ट होता है तो उस स्थिति में आप कह सकते हो कि पार्क बनाना संभव, अगर नहीं संतुष्ट होता है तो संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एल और बी का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में एल और बी का मान रखने पर मान रखेंगे तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू एल का मान आपका है 20 और बी का मान भी कितना है 20 बराबर हो जाएगा 80। ठीक, तो 2 इंटू 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 80, 40 दूना 80 बराबर 80। यानी आप देखो तो दोनों पक्ष क्या है बराबर है, इसका मतलब कि पार्क बनाना संभव है। ऐसे अगर इसमें कर लेते हैं यल गुणे बी तो यहाँ से हो जाएगा 20 गुणे 20 बराबर 400, तो ये हो जाएगा आपका 400 बराबर 400, यानी ये समीकरण भी क्या हो रहा है संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब पार्क बनाना जो है संभव, यानी अगर 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल है तो उस स्थिति में उस पार्क को बनाना संभव है। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वो हालांकि ये क्वेश्चन विकल्प है लेकिन आपको जब सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो कह रहा है कि सभी समरूप त्रिभुज होते हैं, तो जितने भी समरूप त्रिभुज होते हैं ये सभी क्या होते हैं समबाहु होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं वो आपके समरूप होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूछ रहा है कि सभी समरूप त्रिभुज कैसे होते हैं, तो सभी समरूप त्रिभुज समबाहु होते हैं, यानी जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सदैव क्या होते हैं समरूप ही होते हैं। समद्विबाहु जो होगा वो नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता है समरूप लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। तो हर कंडीशन में जो समबाहु त्रिभुज होता है वो क्या होता है समरूप होता है। ठीक, तो इसमें समबाहु सही है। फिर अगला कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC और DEF में दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण A बराबर 45 और कोण E बराबर 56 है, तो कोण C का मान बताओ। कोण C बराबर है या C का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, नाम करते हैं ABC, और एक दूसरा त्रिभुज बनाते हैं जो कि आपका DEF। ठीक, इसमें A का मान दिया है, A का मान है आपका 45 डिग्री और E का मान दिया है, कोण E का मान दिया है आपका 56 डिग्री और C का मान कह रहा है C का मान बताओ। ठीक, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए चूंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो समरूपता का एक कंडीशन होता है कि इसके कोण भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। कोई भी त्रिभुज तभी समरूप होगा जब उसके संगत कोण क्या हो बराबर हो, उसके संगत कोण क्या हो बराबर हो और उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो बराबर हो, तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप हो जाता है। तो यहाँ पर कोण A जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोण D के, और कोण A का जो मान है, कोण A का जो मान है वो कितना है 45 बराबर कोण D, तो कोण D का मान मिल गया आपका 45 डिग्री। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180, तो यहाँ से कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F का मान होना चाहिए किसके बराबर 180 के, जहां पर D का मान है आपका 45 डिग्री और E का मान है आपका 56 और कोण F बराबर हो जाएगा 180। जोड़ लीजिए 6 5 11 और 5 4 9 और 1 10, 101 प्लस कोण F बराबर हो जाएगा 180। तो यहाँ से कोण F बराबर हो जाएगा 180 माइनस 101, तो यहाँ से हो जाएगा कोण F बराबर 79 डिग्री। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोण C का मान कितना है 79 डिग्री है। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि बिंदु -6,8 की मूल बिंदु से दूरी बताओ। अब मूल बिंदु का निर्देशांक हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0,0 और एक दूसरा बिंदु दिया है जिसका निर्देशांक है -6,8, यानी मूल बिंदु के सापेक्ष इसका निर्देशांक बताना है। तो इसको मान लो आपको x1, इसको मानो y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ से हो जाएगी जो आपकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी वो हो जाएगी √x2 का मान कितना, x2 का मान है आपका -6 माइनस x1 कितना है 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 8 और माइनस y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी आएगी वो हो जाएगी 6 36 और प्लस 8 8 64, तो यहाँ से दूरी जो आएगा वो हो जाएगा आपका √100 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो मान आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं।
चलिए अगला सवाल दिया है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बिंदु ए जिसके निर्देशांक 1, 2 बिंदु दूसरा ओ जिसके निर्देशांक 0, 0 और सी के निर्देशांक a, b संरेख हैं तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? a बराबर b, a बराबर 2b, 2a बराबर b या a बराबर -b, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अगर ये तीनों बिंदु जो है तीनों बिंदु संरेख हैं तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे? 0 करेंगे, क्योंकि संरेख है। तो संरेख है तो उस स्थिति में एक ही रेखा पर तीनों बिंदु, अगर एक ही रेखा में है तो उस स्थिति में त्रिभुज बनेगा नहीं जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर करेंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल और सूत्र होता है x1 - y2 - y3। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो 123, 231 और 312। तो x1 ब्रैकेट में y2 - y1, फिर x2 y3 - y1 और फिर x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है, हमने यहां पर पहले से लिख दिया है। हम लोग जानते हैं 3 निर्देशांक दिए गए हैं। एक है आपका 1, 2, एक है आपका 0, 0 और एक है आपका a, b। ये आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक, तो ये आपके 3 बिंदु हैं। इसका मान इसमें ला करके रखते हैं। इसका पर त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा इसको बराबर क्या करना? 0, क्योंकि ये क्या है? संरेखीय है। तो उस स्थिति में क्षेत्रफल क्या होता है? 0। तो 0 बराबर हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना भाई? x1 का मान है 1। फिर y2 का मान कितना है? 0 माइनस y3 का मान कितना है? b। तो b हो जाएगा प्लस x2 का मान भी कितना है? 0। फिर आपका क्या होगा? y3 कितना है? b माइनस y1 कितना भाई? तो ये आपका 2। फिर प्लस x3 का मान अगर आप देखो तो कितना है? a और ब्रैकेट में y1 का मान है 2 और y2 का मान आपका है 0। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0 बराबर हो जाएगा 1/2 और 1 का इसमें गुणा करोगे तो यहां से आएगा -b और प्लस 0 का इसमें पूरा गुणा होगा तो ये पूरा तो हो गया आपका 0 और प्लस यहां पर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a। फिर इसमें करोगे तो 0। ठीक, तो यहां से 0 बराबर हो जाएगा -1/2 b प्लस 2a। ठीक, इसको इधर ले आओ, क्या करो? इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, सॉल्व कर लो। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 0 बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आपका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसका इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -b और इसका इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2 2 जा 4 a/2। ठीक, और लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ हमारे है नहीं। यहाँ पर क्या है? -a बराबर -b, a बराबर b, a बराबर 2b। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको ऐसा करिए, इसको इधर ले आओ। इसको इधर ले आएंगे तो उस स्थिति में ये आ जाएगा 1/2b, इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर आ जाएगा 2a। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b बराबर इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4a। ठीक, तो b बराबर 4a हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है। तो उस स्थिति में इसको हम फिर से चेक करते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में गलती हो सकती है। इसमें जो आपका रिलेशन आएगा वो होगा b = 4a और यही आपका क्या होगा? सही होगा। तो इसमें आप ये ऑप्शन कर सकते हो b = 2a को आप क्या कर लो? 4a। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपका जो है इसी प्रकार से लगेगा। ठीक, इसके बाद अगला सवाल लगाते हैं हम लोग। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो दिया है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a का मान, इसका मान आपको बताना कि कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? दोनों यहाँ पर लिखेंगे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल टू इसका मान आपको बताना है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे दोनों पक्षों में देखो आपका क्या है? 9 कॉमन है। 9 को क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये इक्वल टू नहीं दिया है, यहाँ से हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा 1। तो इस पूरे की जगह पे हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 9 × 1 = 9। तो इसका मान जो आएगा वो कितना होगा? 9 होगा। यानी 9 sec स्क्वायर a और 9 tan स्क्वायर a का मान कितना होगा? 9 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, दिया है यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान बताओ। ठीक, हम लोग जानते हैं कि sec जो होता है वो cosec का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ठीक, और थीटा sec थीटा का मान जो कितना है वो 2 है, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/cos
कॉस थीटा, इसका क्या करो अपोजिट करो, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, इसका इधर कॉस थीटा का मान कितना आ गया 1/2। और कॉस में कितने डिग्री का मान आपका क्या होता है 1/2 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो कॉस थीटा बराबर इसको 1/2 को क्या लिख सकते हो कॉस 60, दोनों पक्षी की तुलना कर लो तो थीटा का मान आ जाएगा आपका 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक, अगला देखो दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉसेक ए बताओ। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए इज इक्वल टू होगा 1/कॉसेक ए, तो यहां से आ जाएगा आपका कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए। ठीक, तो साइन ए का मान रख लो, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 1/साइन ए का मान, अगर आप देखो साइन ए का मान कितना 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा कॉसेक ए इक्वल टू 4/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, सिंपल सी बात है भाई, साइन जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, एक मीनार की जमीन पर छाया उसकी लंबाई छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। यानी जो उसकी हाइट है वो क्या है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई क्या होगी जमीन पर बढ़ेगी, तो ये दोनों क्या है बराबर, यानी ये जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पर इसको मान लो एच, और ये भी क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, इसका नाम रख लो ABC। चूंकि यहाँ पर ये जो आपकी लंबाई है वो क्या है छाया की लंबाई के क्या है बराबर है, यानी मीनार की जो हाइट है ऊंचाई जो है वो छाया के बराबर है। तो कह रहा है कि ऊंचाई के बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताओ, उन्नयन कोण यानी ये थीटा का मान बताओ। ठीक, यानी ये भी अच्छा ये भी अच्छा, तो आपको ये दोनों मान मालूम है कि दोनों क्या है बराबर है, तो थीटा के सामने क्या होता है ये होता है लंब, और ये क्या है आपका आधार। लंब बटे आधार के लिए हम लोग क्या लगाते हैं tan थीटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लंब का मान कितना है h, और इसका मान भी कितना है h, से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan में कितने डिग्री मान 1 होता, तो tan 45 डिग्री मान 1 होता, तो यहाँ से आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 45 डिग्री। तो यानी सूर्य का उन्नयन कोण जो आएगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन में भी आपका दिया हुआ सेकंड ऑप्शन आपका 45 डिग्री। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन, यहां तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो, देखिए अगला प्रश्न जो कह रहा है वो क्या कह रहा है कि एक दिए हुए रेखाखंड AB को एक बिंदु P इस प्रकार विभाजित करता है कि AP रेशियो PB जो है 2:5 है, तो रेखा को किस अनुपात में विभाजित किया जाता है। यानी एक कोई रेखाखंड है जिसका नाम है AB, और एक कोई बिंदु P है, और इस P ये जो बिंदु P है ये इसको क्या कर रहा है 2:5 के रेशियो में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो रेखा को किस अनुपात में विभाजित किया गया, तो रेखा का भी अनुपात यही होगा 2:5 भी इस रेखा का भी अनुपात हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी रेखाखंड को ही AP, ये आपका हो गया AP और ये हो गया आपका PB, तो इसी अनुपात में तो इसको विभाजित कर रहा है, तो इसका अनुपात भी क्या हो जाएगा 2:5। ठीक, अगला कह रहा है R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ। तो आप जानते हो कि वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr, तो ये आपका 2πr जो आपका सही हो जाएगा, यानी वृत्त की परिधि का फार्मूला ही आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला कह रहा है 4.2 सेंटीमीटर भुजा वाले किनारे वाले एक घन से काटे जा सकने वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बताइए। ठीक, जो घन है, एक कोई क्या है घन है, घन आपका ऐसे होता है सब लोग जानते हो क्यूब। ठीक, और घन की एक विशेषता होती है कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है समान होती है। अब इसी में से आपको क्या करना है एक लंब वृत्तीय शंकु को क्या करना काट करके निकाल लेना है। जैसे ये मान लीजिए आपका घन था, ये मान लीजिए आपका क्या है घन है, और इसमें से हम लोग क्या करते एक लंब वृत्तीय शंकु जो है उसको काट करके क्या करते निकालते हैं। तो आपको बताना कि जो आपने लंब वृत्तीय शंकु काटा है इसका आयतन कितना है। तो एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है वो ये कि यहाँ पर जो घन की भुजा होती है लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है सेम होती है। तो उस स्थिति में हम लोग जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन ये होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ पर ना तो आपको रेडियस मालूम ना तो आपको हाइट मालूम है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है रेडियस निकालना है। रेडियस निकालेंगे कैसे भाई, हमने शंकु को क्या है इसी घन से काटा है, शंकु को हमने क्या किया है इसी घन से काटा है। तो उस स्थिति में ये जो घन की भुजा होगी, ये जो घन की एक भुजा होगी वो इस शंकु के व्यास के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि मैक्सिमम इतने तो आप काट सकते हैं। तो जो शंकु का व्यास है वो इस घन की भुजा के बराबर है। तो यहाँ पर एक चीज आप लिखेंगे, चूंकि शंकु का व्यास बराबर घन की भुजा,
तो शंकु का व्यास डी से प्रदर्शित करते हैं। तो डी बराबर घन की भुजा कितना 4.2, तो यहाँ से हो जाएगा 4.2। तो रेडियस निकालोगे तो यहाँ जाएगा 4.2/2, त्रिज्या रेडियस मतलब त्रिज्या, तो यहाँ से भाग करोगे तो 2 दूना 4, 2 करने दे 2, तो यहाँ से रेडियस जो आ गया वो आ गया 2.1। ठीक, और फिर क्या है हाइट, तो हाइट भी वही होगी, हाइट आपका यही तो है। तो जो आपकी शंकु की ये जो आपका घन है, इसकी घन की भुजा की जो लंबाई है यही इसकी क्या हो जाएगी, हाइट होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज और लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई जो होगी वो बराबर होगी घन की भुजा, शंकु की ऊंचाई भी किसका बराबर, घन की भुजा के। तो यहाँ से हाइट भी आ जाएगा घन की भुजा, भाई कितना, घन की भुजा आपका है घन की भुजा आपका है 4.2, जैसे यहाँ पर दिया है ना 4.2। तो शंकु की हाइट आपकी इतनी है और रेडियस आपका इतना है। अब हमें क्या करना, आयतन बताना है। तो इसलिए आयतन जो होगा वो हो जाएगा 1/3 गुणे पाई गुणे आर का मान कितना, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर, आर का मान है 2.1 गुणे 2.1 और गुणे हाइट कितना है, हाइट आपका 4.2। ठीक, तो यहाँ से ये मान रखोगे तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 2.1 गुणे 2.1 गुणे 4.2। ठीक, अभी आप क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे तो 3 को 3 7 21। ठीक, तो आपका आ जाएगा 3 7 21, इससे भाग कर लेंगे तो 0.1। तो यहाँ से जो आपका मान आया वो आ गया आपका 22 गुणे 0.1 गुणे 2.1 और गुणे 4.2। ठीक, तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच यही तो होता है। तो यहाँ से सबका गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा 22 गुणे 1 करने में 1 और 1 दूना 2, दशमलव आपका 2 अंक के बाद, तो यह आ जाएगा 0.21 और गुणे 4.2। ठीक, तो इन सब का हम क्या करते हैं, करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं, इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो हम सिंपल से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इन सबका क्या है समांतर माध्य पूछ रहा। तो माध्य निकालने का एक तरीका यह है कि या तो आप क्या करो, सभी का योग कर लो, सभी का क्या करो, योग करो और बटे 10 कर दो, तो फिर आपको मान मिल जाएगा। या अगर इसके बीच कंडीशन होता कि अगर इसके बीच का गैप यानी जो सार्वंतर अंतर जो वो समान है, तो उस स्थिति में पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे क्या करते 2। तो यहाँ से माध्य का एक सिंपल सा सूत्र होता है, वो हो जाएगा 1 प्लस पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 10 से 11 बटे 2 बराबर हो जाएगा 5.5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला कह रहा है कि समीकरण kx प्लस 3y इक्वल टू -3 और फिर 12x प्लस ky इक्वल टू -12 के अनंत अनेक हल होंगे यदि k का मान, अब इसमें आपको k का कौन सा मान है जिसके कारण ये क्या होगा, अनंत हल होगा। तो एक समीकरण आपको दिया है kx प्लस 3y इक्वल टू -3 और एक दूसरा समीकरण दिया है 12x प्लस ky, इसको इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा k इक्वल टू 0। दो समीकरण दिए गए हैं और यहाँ पर अगर इस 3 को इधर लेंगे तो प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। अब आपको बताना है कि k के किस मान के लिए इसके अनंत मान होंगे। तो अनंत मान होने का प्रतिबंध जो है वो यह है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये अनंत मान होने का क्या है, प्रतिबंध है। तो हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0 से, यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0, इन दोनों से तुलना करेंगे। तो यहाँ से A1 का मान अगर आप देखो तो A1 का मान कितना है K बटे A2 का मान अगर आप देखोगे A2 का मान आपका है 12 बराबर B1 का मान देखो B1 का मान है आपका 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटे B2 का मान अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना है K बराबर C1 का मान अगर आप देखो तो C1 कितना है 3, तो 3 बटे C2 का मान अगर आप देखोगे तो C2 कितना है आपका K। तो यहाँ से आप क्या करो, ये तीनों एक दूसरे के क्या बराबर, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर, तो इसमें आप किसी एक को एक दूसरे के बराबर कर सकते हो। तो K1 बटे K बटे 12 बराबर 3 बटे K। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो K स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12 बटे 12 36। तो यहाँ से K बराबर हो जाएगा अंडर रूट
36, तो k इक्वल टू हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 6, यानी k का कौन सा मान होगा, तो 6 होगा। k के 6 के मान के लिए इस समीकरण के क्या होंगे, अनंत मूल होंगे। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखो कह रहा कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। तो यहाँ पर एक प्रतिबंध होता है कि त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात दोनों त्रिभुजों का, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है भुजा, त्रिभुज की प्रथम भुजा के अनुपात और भुजा 2 के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, ये आपका है 20 बटे 45 बराबर भुजा 1 स्क्वायर बटे भुजा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से भाग करो तो 5 चौक 20 और 5 नवा 45, तो यहाँ से इसका स्क्वायर है, तो आप क्या क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल ले। वर्गमूल तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और 3 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3 बराबर भुजा 1 बटे भुजा 2। और ये भुजा 1 और भुजा 2 जो है ये है क्या, ये आपका है किसी भी त्रिभुज का जो अभिलंब है। ठीक, जो अभिलंबोत हाइट है ये, तो यहाँ से इसका जो रेशियो आया वो कितना आ गया 2:3, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा यहाँ पे 2:3, जो आपका 1 मिनट 2:3, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन सा वाला है, 2:3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दो बिंदु दिए गए हैं, -2,6 और -2,10 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है इसका एक फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x का निर्देशांक जो होगा वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y का जो निर्देशांक होगा वो होगा आपका y1 प्लस y बटे 2। तो x1 ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 बराबर x1 का मान कितना है -2 और प्लस x2 का मान ये भी कितना है -2 और बटे 2, और y का अगर निकालेंगे तो y1 का मान कितना है 6 प्लस y2 का मान आपका 10 बटे 2। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा -4 बटे 2 और y का जो आएगा 6 4 10 बटे 2, यहाँ से भाग करो 2, यहाँ से भाग करो 5, तो यहाँ से x का जो आया मान निर्देशांक वो आपका -2 और y का जो आया आपका 5, तो यहाँ से निर्देशांक जो आएगा 2,5। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, -2,5 जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके आगे के जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर इसमें करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक की सारी चीज़ें आप नोट कर लें, और 20 नंबर के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर करा दिए। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।